एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करने वाले हैं कि नेहरू और इंदिरा के परिवार वाले इस वक्त में मौजूदा सरकार के निशाने पर क्यों हैं, क्यों इसको लेकर हर तरह की रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इंदिरा और नेहरू के परिवार वालों को निशाने पर रखती है। क्यों उनका टारगेट, राजनीतिक टारगेट और संघ का जो टारगेट है वो क्यों है नेहरू और इंदिरा का परिवार वाले। जी हाँ, इसी बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जान लेने की जरूरत है कि इसके पीछे की जो कवायदे हैं वो तो कई तरह से हैं। मैं अगर पीछे चला जाऊं तो लंबी हो जाएगी। आज हम बात वर्तमान के ही करने वाले हैं। इसी को लेकर आज हमारी बात जो है आगे चलेगी। जी हाँ, इस वक्त में इंदिरा गांधी तो नहीं है, नेहरू जी नहीं है, दोनों देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और राहुल गांधी के जो पिता हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और अब मौजूदा सरकार में जब गांधी परिवार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सरकार को हर तरह से आड़े हाथों ले रही है और उनकी जमीन को दरका चुकी है, उनकी जमीन जो तैयार हो गई थी, फसल तैयार हो गए थे, वो अब मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इसी के लिए जहां एक तरफ पहले सोनिया गांधी टारगेट हुआ करती थी, उसके बाद इस वक्त में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी टारगेट में है। प्रियंका गांधी की मैं बात पहले शुरू करता हूं। प्रियंका गांधी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जब अपने हाथों में कमान ली कांग्रेस का और पूरी तरह से चुनाव की जो स्ट्रेटजी तैयार की, तमाम तरह की रणनीतियां तैयार की और मृत पड़े कांग्रेस को वहां पर जीवित करने का काम किया। जब टिकट का बंटवारा आया तो उन्होंने सामाजिक क्षेत्रों से, खेल क्षेत्रों से जब लोगों को, सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोगों को जब जोड़कर कांग्रेस से उनको टिकट देने के काम किया तो एक नया तिलस, एक नया जो है बहस राजनीति में छिड़ गई। जी हाँ, और लगातार जब वहां पर प्रियंका गांधी लगातार रह गई और उनका जो बोल बच्चन है, यानी उनका जो भाषण का जो स्टाइल है और उनका चेहरा जो है वो इंदिरा गांधी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी से मिलता हुआ दिखता है। ये बड़ा क्रेज है। जब वो बोलती है बड़ा बेबाक से बोलती है, निर्भीक होकर बोलती है और वो लोगों से संवाद कायम करने का उनका जो तरीका है वो बड़ा दिलचस्प है। जी हाँ, यूं तो वहां पर जो है ना प्रियंका गांधी बहुत अच्छा नहीं कर पाया, यानी स्ट्राइक रेट तो प्रियंका गांधी का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। लेकिन जो तैयार की गई जो फसल है, उनका जो पकने का जो समय है, उस फसल का जो पकने का और उनकी जो कटाई का समय है वो 2024 है। जिस हिसाब से वहां पर उत्तर प्रदेश में ब्रिजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो कई बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे, दिग्गज हुआ करते थे, उनके हाथों में कमान दी गई, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें वहां पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत मायने रखती थी। और यही नहीं, जब प्रियंका गांधी जब चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और डिमांड्स लगातार प्रियंका गांधी का आता है, तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी इस वक्त में कांग्रेस के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। बात मैं मध्य प्रदेश का करूं तो जब शुरुआत की नर्मदा आरती के साथ, जब उनकी शुरुआत की और जिस हिसाब से जो बातें की गई वो बड़ा दिलचस्प है। और इस वक्त में जो उन्होंने 3 मुद्दे उठाए, जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, महंगाई, करप्शन का और सरकार की जो नाकामी है उसको लेकर जो सवाल खड़ा किए, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, 50% कमीशन की बात। और प्रियंका गांधी ने जब इस पर हमला किया और कमलनाथ सरकार जो उस वक्त में जब 17 महीने की सरकार उनकी चली गई थी और वो पूर्व मुख्यमंत्री बनकर रह गए, क्योंकि उनको धोखा तो अपनों ने दिया था। कहा जाता है कि अपनों में तकलीफ होती है, अपने के जो टूटने का, अपने का धोखा देने का जो तकलीफ होती है वो कमलनाथ आसानी से समझ सकते हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी ने जिस हिसाब से कमीशन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर शिवराज सिंह चौहान को किया, वैसे तो शिवराज सिंह चौहान का
जो है कई मुद्दों पे लगातार सरकार के जो है विरोध में, मतलब विपक्ष के विरोध में लगातार वो रहे, और लगातार चाहे व्यापक घोटाला हो या दूसरे मामले हो, ये सारे मामले इस वक्त में शिवराज सिंह चौहान को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। तो बर्दाश्त कहाँ हो, बर्दाश्त होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये लगने लगा था कि कर्नाटक चुनाव में जिस हिसाब से 40% कमीशन को लेकर वहां की सरकार को आड़े हाथों लेकर कांग्रेस अपने हाथों में सत्ता अपने हाथों में ले ली, यानी अब काबिज हो गई सत्ता पे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो फिर उसी स्ट्रेटजी के तहत में जब स्थानीय मुद्दों के साथ करप्शन का मुद्दा जब मध्य प्रदेश में गूंजने लगा, तो शिवराज सिंह चौहान का सियासत टल रहा था। एक तो एंटी जो इनकम्बेंसी का जो शक है और उनका जो डर है वो तो पहले से सता रहा है, और जो सर्वे आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का जो सर्वे आ रहा, और जिस हिसाब से वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मध्य प्रदेश का चुनाव सहज नहीं रह गया है, ये उनकी बानगी हो सकती है। खीस या टीस कहिए या कोई और बात कहिए, 40 से ज्यादा मुकदमे प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव और जयराम रमेश दिग्गजों का नाम पूरी फेरिस्त के साथ एक सिस्टम ढंग से पूरे जिलों में बांट दी गई, 40 से ऊपर। ये क्या दर्शाता है कि शिवराज सिंह चौहान प्रियंका गांधी को लेकर असहज हो गई है। और जिस हिसाब से बाबा बागेश्वर पर्ची वाले बाबा ने कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा में प्रोग्राम करके इस हिसाब से कमलनाथ का गुणगान पर्ची वाले बाबा ने कर दिया, उनके बेटे का नाम का संबोधन जब स्टेज से उन्होंने कर दी, तो इस बात के भी कयास लगा रहे हैं कि लोग की बागेश्वर बाबा भी पलटी मार दी। ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा कि पर्ची वाला बाबा किसके साथ है। लेकिन ये सारी तरीके शिवराज सिंह चौहान को लगातार परेशान कर रही है। जो मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड हुआ, जब एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम आया उस पर, उनकी गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन इसको पैचअप करने के लिए जब उन्होंने आदिवासी का पांव पखारे और उनको माला पहनाया, मिठाई खिलाए, उस पैचअप का क्या होगा वो तो आने वाला वक्त पे पता चलेगा। लेकिन जब केस मुकदमे होने लगे, जब राजनीतिक का जो दृष्टिकोण है वो केस मुकदमे से सुलझने लगा, तो फिर जनता का क्या माने है, फिर लोकतंत्र के क्या माने हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका के अपना स्थान होता है। राजनीतिक पार्टी जब केस मुकदमे में उलझाकर लोगों से संवाद कायम करने में विफल हो जाती है, तो ये हथकंडे अपनाती है। और इसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी भी कटघरे में खड़े हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी को लेकर। जी हां, लगातार निशाने पर है। और इस वक्त में मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा एफआईआर प्रियंका गांधी पर हो गई, उनके सिपा सलारों पे हो गए। जो उनकी जो स्थिति बनी हुई है, इस बात की इशारा करता है कि यूं ही नहीं है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, उद्धव ठाकरे का जो एक स्टेटमेंट आ रहा है कि प्रियंका गांधी संभव है तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ में लड़ेंगे और प्रियंका गांधी जीत जाएगी। जी हाँ, ये बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। तो क्या प्रियंका गांधी वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर ली है? क्या ये अंदर से कांग्रेस का कोई स्ट्रेटेजी है, उनका एक रणनीति है? ये तो आने वाला वक्त में पता चले। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये बात कह के इस बात की ओर इशारा तो कर ही दी कि इस बात में नरेंद्र मोदी जी को भी घेरने की रणनीति तैयार हो रही है। जी हाँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, आपके गुजरात हो या असम हो, या अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो चुनाव होने वाले हैं और तेलंगाना का चुनाव है, इसमें तो वर्जिशें साफ नजर आएगी। जी हाँ, तो प्रियंका गांधी तो घेर में आ गई। और याद कीजिए राहुल गांधी को, जब राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए गए और वो विफल होता हुआ दिख रहा है, और हर बात पे इस बात में राहुल गांधी लोगों के निशाने पर है, तो वो सत्ता पक्ष के लोगों के निशाने पर है। लगातार भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम जिस मशक्कत के साथ राहुल गांधी ने रोड मैप के तहत में और सिस्टमिक ढंग से उसको अंजाम दिया, और जिस हिसाब से लोगों का जो है रुझान राहुल गांधी की तरफ बढ़ा, आकर्षण बढ़ा,
देश विदेशों में उनकी डिमांड बढ़ी और फिर दोबारा जो है भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। अनकरीब जो है इस पर जो है अमली जामा पहनाना शुरू हो जाएगा और इसकी घोषणा राहुल गांधी ने संसद में भी कर दी। जी हाँ, कि दोबारा पार्ट 2 शुरू होने वाला है भारत जोड़ो आंदोलन का। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये एक जबरदस्त डायलॉग जो है वो हिट हो गया है, क्योंकि बताया जाता है कि इस वक्त में जो है भारत में जो नफरत का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं गर्म करने की पूरी कवायदे की गई है, वो गर्म किया जा रहा है। मणिपुर इसका जलता हुआ उदाहरण है, जागता हुआ उदाहरण है। जो नफरत के बाजार इस तरफ से कुकी और मैतेई समाज के बीच में हो गई है कि इसको पाठ पढ़ने में पूरी सरकार विफल हो गई है। जी हाँ, अगर राहुल गांधी की बातों पर गौर करें तो सरकार ईमानदारी से 2 दिन सेना के हाथों में दे दे यदि मणिपुर को, तो मणिपुर शांत हो जाएगा। यह सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जी हाँ, और राहुल गांधी बिल्कुल नहीं है। और जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के खासम खास अडानी के बारे में प्रहार करते हैं, जब वो पार्लियामेंट में बोले तो उन्होंने साफ कहा कि आज मेरा टारगेट, मैं अडानी पर नहीं बोलूंगा, आप असहज मत होइए। यानी इस बात की इशारा किया कि जब मैं अडानी का नाम लेता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाती है, नरेंद्र मोदी असहज हो गए। तो ये सारी बातें राहुल गांधी को इस वक्त में राहुल गांधी का लुक में लाया गया। और राहुल गांधी सिर्फ सदन में ही नहीं, सड़क में भी लगातार बोलते चले जा रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों पे जमकर प्रहार करते हैं, जो दूसरी विपक्ष पार्टी उस हिसाब से प्रहार नहीं कर पाती जिस हिसाब राहुल गांधी प्रहार करते हैं। राहुल गांधी ने एक स्लोगन और दिया, डरो मत। जी हाँ, ये डरो मत का जो स्लोगन है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा का वो संचार पैदा कर दिया कि डरो मत। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कांग्रेस के लोग डरते हैं वो कांग्रेस से दूर हो जाए, यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे। कांग्रेस पार्टी जहां एक बलिदानियों की पार्टी रही है, देश के लिए उसकी जो काम करने के जो तौर तरीके हैं, जोड़ने का जो तरीका है, यानी पूरे भारत के जो बगीचे को कांग्रेस ने जिस सबसे फूल गुलदस्तों में सजाया था उसको तोड़ने की साजिश की गई थी। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और उन्होंने कहा कांग्रेसकर्ताओं को डरो मत, क्योंकि सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं, ईडी से डरने की जरूरत नहीं और दूसरे कोई भी जो एजेंसियां हैं उसके खिलाफ डरने की जरूरत नहीं है। सरकार लाख साजिशें कर ले लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। और जब नरेंद्र मोदी ने पूरी उज्र के समय में कांग्रेस मुक्त की बात की तो उस वक्त में राहुल गांधी उस सामने आए और इस बात की पुष्टि की, इस बात की घोषणा किए कि किसी में हस्ती नहीं है कि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी और देश में सबसे ज्यादा राज करने वाला पार्टी कांग्रेस में मुक्त हो जाए। कांग्रेस तो मुक्त हुई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के एकमात्र किले कर्नाटक को भी चुनाव हार गए और उनके दक्षिण के द्वार बंद हो गए। कहां तो बात कांग्रेस की हो रही थी। इसीलिए मैंने कहा ना कि इस वक्त में जो नेहरू परिवार और इंदिरा की जो परिवार है, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो विशेष निशाने पर है। और राहुल गांधी ने जब इंडिया जो विपक्षों को जोड़ने के लिए जो कवायदे किए और जिस परवान की शुरुआत नीतीश कुमार और लालू यादव ने किया और उसको पूरी मुस्तैदी से राहुल गांधी ने बढ़ाने का काम किया। और राहुल गांधी की वो स्ट्रेटजी थी जिसके तहत उन्होंने इंडिया जो शब्द आ रहा है वो राहुल गांधी की सोच का एक नतीजा है, जिसको लेकर अभी नाम से ही नरेंद्र मोदी लगातार प्रहार करते नजर आ रहे हैं। यानी इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई जब बात आती है तो असहज तो भारतीय जनता पार्टी हो ही जाती है, नरेंद्र मोदी अमित शाह हो ही जाते हैं। ये बानगी तो उनके बयानों से साफ झलकता है। जी हाँ, यही है राहुल गांधी का जो डर जो है, जो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को सता रहा है। और लगातार विदेशों में जिस तरह से उनका डिमांड होते चले गए और जब वो सांसद की उसकी सदस्यता छीनी गई उसके बाद राहुल गांधी डरे नहीं। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने वाला था उस दिन एक दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगने वाले नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है डरती नहीं है किसी से और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया कि हमें माफी मांगने की जरूरत हो। मेरा इशारा साफ किस ओर था
ये आसानी से समझा जा सकता है। जी हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है निचली अदालतों में जो स्टे लगा दिया और राहुल गांधी फिर निखर के सामने आए और जब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला तो बड़ा भूकंप तो आ ही गया। जी हाँ, चलिए अब मैं बात करता हूं आपकी सोनिया गांधी की। जी हाँ, सोनिया गांधी उस वक्त में अपने कांग्रेस का कमान संभाली, उस वक्त में कांग्रेस में भगदड़ सा मच गया था। लोग लगातार कभी न कभी न्यूज आता था कि कांग्रेस को छोड़कर फलाना चले गए, फलाना चले गए, उनके सांसद चले गए, उनके विधायक चले गए, उनके वरिष्ठ नेता चले गए। उस वक्त में सोनिया गांधी ने सत्ता संभाली थी। सत्ता संभालने का मतलब कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली थी। जी हाँ, उसके बाद जो सामने आया सोनिया गांधी की विदेशी मूल को लेकर वर्तमान के शरद पवार ने जिस हिसाब से पार्टी छोड़ने का काम किया और कई वरिष्ठ जो है कांग्रेसी जो है उनके साथ चले गए, तो सोनिया गांधी ने एक बड़ा रणनीति तैयार किया और उन्होंने कहा कि मैं सांसदों की भावना को समझता हूं कि सांसद चाहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। और उन्होंने मनमोहन सिंह को आगे किया और उसके बाद त्याग की एक मूर्ति का लाई, त्याग का देवी का लाई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गांधी परिवार सत्ता की भूखी बिल्कुल नहीं। और वर्तमान में भी जब राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, दुल्हा कौन होगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाला समय में होता हूं, मैं तो कम से कम प्रधानमंत्री का दावेदार बिल्कुल नहीं है। बात यह भी उठ रही थी कि सीटों का गठबंधन कैसे होगा इंडिया में। उन्होंने कहा कि सब कुछ सुलझ जाएगा, आसानी से सुलझ जाएगा। यानी जो कुर्बानी और सेक्रीफाइस सोनिया गांधी ने दिखाई थी प्रधानमंत्री में, राहुल गांधी ने फिर एक बात से इनकार कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री के दौड़ में बिल्कुल शामिल नहीं, लाख कोशिश की जाए। जी हाँ, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी इसलिए भी इंपॉर्टेंस अभी हो गई कि जब इंडिया की बनाने की जो कवायद हो गई, जो गठबंधन तैयार हो गया और उसके बाद जो सोनिया गांधी सक्रिय हुई, तो ये फिर निशाने पर आ गई। क्योंकि सोनिया गांधी लगातार बीमार चल रही है, वो सक्रिय भूमिका बहुत कम निभाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद जिस हिसाब से वो सक्रिय दिखाई दी, वो जब कर्नाटक में जो बैठकें हुई उसके बाद वो जो सक्रियता दिखाई और उनका तालमेल इस तरह से बैठा कि उनके बात काटने के लिए दूसरे पार्टियों को सोचना पड़ता है, ये जग जाहिर है। जी हाँ, तो सोनिया गांधी की जो रणनीति है वो जबरदस्त होती है। यूं कहे तो प्रियंका और राहुल गांधी की जो स्टेजिस से भी ज्यादा जो है कद्र करने वाली और बढ़िया पुख्ता एकदम फुल प्रूफ अगर कोई रणनीति तैयार करती है तो वो सोनिया गांधी है। जी हाँ, इसीलिए तो जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम लिया तो सारे विपक्ष में जो है उस वक्त में जो हंगामा मचा था वो पूरी तरह शांत हो गई और 10 साल तक मनमोहन सिंह सत्ता में रहे। कोई टकराव मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच में कभी नहीं। और जब भी मनमोहन सिंह बोले आपके राहुल गांधी की तारीफ में या सोनिया गांधी की तारीफ में और प्रियंका गांधी में लगातार बोलते चले गए। और सोनिया गांधी के तो बातों का बड़े तवज्जो से मनमोहन सिंह सुनते थे, क्योंकि कोई ऐसी बात सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को नहीं कहे जिससे वो असहज हो गए। कई बार तो मनमोहन सिंह ने कहा कि पार्टी जब भी चाहेगी राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए मैं अपना पद त्याग करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने भी एक बड़ा मिसाल पेश किया कि कांग्रेस में जो है त्याग की जो भावना है वो प्रबल है। विगत कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस में सत्ता के लिए जो भगदड़ मचाए लोग, वो एक दूसरा दृष्टिकोण है, लेकिन जो मिजाज है कांग्रेस का उसमें तो त्याग की भावना होना ही जो है उसके मूल मंत्रों में शामिल है। जी हाँ, इसीलिए तीनों टारगेट में है। और इंडिया गठबंधन के बाद विपक्ष जिस तरह से तिलमिलाई है वो तो सहज समझ आ सकता है। और लगातार ईडी और सीबीआई और आईटी द्वारा लगातार उनके दिग्गजों को परेशान कर रहा है। जहां एक तरफ कर्नाटक के उसके डी शिवकुमार जी टारगेट पे है, एक तरफ से लालू प्रसाद यादव टारगेट में है, ममता बनर्जी के भतीजे टारगेट में है और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी टारगेट में है और झारखंड के जो हेमंत सोरेन भी टारगेट में है। और आज ही के दिन उनको जो है ईडी का बुलावा है, समय 11 बजे है। अभी ये बात पता चला कि पता नहीं वो समय लेंगे कि उपस्थित होंगे, इसकी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सब तरफ से, क्योंकि जब ईडी को जो प्रमुख डायरेक्टर है उनके, जब संजय कुमार मिश्रा का जो 45 दिन का एक्सटेंशन जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली
और 15 दिन गुजरे हैं, अभी 30 दिन बाकी है, तो संभव है कि इस 30 दिन के अंदर में बड़े खेले करने से जो है ना वो जो है पीढ़ी बचेगी नहीं। इसके निशाने पे कौन कौन लोग हो गए आने वाला समय में पता चलेगा। तो मैंने कहा ना कि प्रियंका क्यों अभी है, क्यों प्रियंका पे 40 केसेस से ज्यादा हो गए, राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के पीछे जो कारण थे वो क्या थे, क्यों उसके पीछे में लोकपाल की उसकी सदस्यता छीनना चाहती थी, क्यों उनको सदन में बोलने से उसकी माइक को बंद करने की जरूरत पड़ गई थी। इसलिए कि वो लगातार अडानी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, राफेल को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार, चाहे पेगासस है वो देश में भी बोलते चले गए और विदेश में भी बोलते चले गए। और जिस हिसाब से विदेशों में उनकी डिमांड बढ़ी, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को असहज करेगी, नरेंद्र मोदी को लगातार करेगी। तो तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का बताया जाता है कि अपना जो मिशन है वो चल रहा है, लेकिन 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहेगा, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।